नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में आज मोदी से शरद पवार के सांसदों की मुलाकात, तो मुंबई से कोल्हापुर तक फडणवीस और जयंत पाटिल ने साथ साथ की यात्रा। एनसीपी ने कर दिया खेला। एकनाथ शिंदे की दिल्ली दौर से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। मंत्रिमंडल फेरबदल और शिवसेना विवाद पर उद्धव ठाकरे की नजरें। अभिजीत दीपके को लगा बड़ा झटका, पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। कट्टरपंथ पर फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र में 114 संदिग्ध पब्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। बारामती एयरपोर्ट पर फिर हादसा, लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला ट्रेनिंग विमान। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। पुणे नासिक हाई स्पीड रेलवे को लेकर बवाल, चाकर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोगों को लिया हिरासत में। बिहार से महाराष्ट्र तक पेपर लीक नेटवर्क, बीएआरसी टेक्नीशियन समेत 2 गिरफ्तार, फर्जी आईडी से की गई थी सेटिंग। लाल किले से गूंजेगी जेन-ज़ी की आवाज, पीएम मोदी से अभिजीत दीपके की मांग। 15 अगस्त पर युवाओं के भविष्य पर हो बात। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। जरूरी न होने पर लोगों से घरों पर रहने को कहा गया। नागपुर महानगर पालिका की 32 करोड़ की ई लाइब्रेरी योजना हुई सुस्त, 5 में से सिर्फ 1 का ही काम जारी। छात्रों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक ही फ्लाइट से मुंबई से कोल्हापुर जाने की खबर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा देती है। दोनों नेताओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से निर्वाचित क्षेत्र पुनर्गठन विधेयक यानी कि डिलिमिटेशन बिल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इस बीच चर्चा शुरू हो गई, क्या शरद पवार गुट के सांसद इस मुद्दे पर एनडीए के रुख का समर्थन करने वाले हैं? जी हां, और इन अटकलों के बीच शरद पवार गुट के सांसद 10 अगस्त यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एनसीपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये बैठक किसी राजनीतिक समझौते का हिस्सा नहीं है, बल्कि राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जा रहा है। इस बीच पिछले कुछ वक्त से एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय और केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री पद मिलने जैसी चर्चाएं भी सामने आई। हालांकि शरद पवार गुट ने इन खबरों को खारिज कर दिया। बावजूद इसके जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात और नेताओं की गतिविधियों ने राजनीतिक चर्चाओं को फिर तेज कर दिया है। राज्य की राजनीति में जयंत पाटिल के भविष्य को लेकर भी कई अटकलें चल रही। कुछ वक्त पहले यह चर्चा थी कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच कोई राजनीतिक समीकरण बनता है तो जयंत पाटिल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर सुप्रिया सुले ने स्थिति तो जरूर साफ की, लेकिन वो असल वजह बताना भूल गई। उन्होंने कहा कि सांसद महाराष्ट्र से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। इनमें जल संकट, किसानों की समस्या, शहरीकरण से जुड़ी परेशानियां और सांसद निधि के इस्तेमाल में आ रही चुनौतियां शामिल हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के सांसदों को विकास कामों में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ बिलों का विरोध करेंगे और संसद से जुड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी का रुख साफ करेंगे। फिलहाल जयंत पाटिल और फडणवीस की एक साथ यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली एनसीपी सांसदों की मुलाकात तक महाराष्ट्र की राजनीति में हर घटना को नए सियासी संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इन मुलाकातों का असर राज्य की राजनीति पर कितना पड़ता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से शरद पवार गुट के ये सांसद आज पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उससे साफ है कि शरद पवार ने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पीएम मोदी का समर्थन कर दिया है। अब बात एकनाथ शिंदे की। केंद्र सरकार में हुए बड़े फेरबदल के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी बदलाव की अटकलें तेज है। राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बीच
मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्राएं बढ़ गई हैं, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालात, शिवसेना विवाद और आने वाली रणनीति को लेकर बातचीत हुई। दरअसल शिवसेना के बंटवारे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों ने महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों ही इस मामले को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच इस पूरी घटना को लेकर एक लंबी बैठक हुई। हालांकि इन बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया। इधर एनसीपी यानी अजीत पवार गुट और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई बातचीत को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बातचीत को लेकर ज्यादा खुश नहीं, यानी अमित शाह सुनेत्रा पवार से नाराज हैं और इस वजह से अमित शाह ने सुनेत्रा पवार से मिलने तक का समय नहीं दिया। खबरें जो सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अमित शाह से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। वहीं दिल्ली में एकनाथ शिंदे की सक्रियता और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से उनकी मुलाकात के बीच उद्धव गुट भी एक्टिव हो गया है। मुंबई मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार, शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और गठबंधन की आगे की रणनीति जैसे मुद्दे राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते। फिलहाल सभी दलों की नजर दिल्ली और मुंबई में होने वाली बैठकों पर टिकी है। और खबरों में अब बात अभिजीत दीपके को लगे झटके की। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत और सामाजिक हलकों में एक चर्चा का विषय बन चुके हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दीपके अपने गृह नगर छत्रपति संभाजी नगर अपने घर पर हैं और फिलहाल वहीं रहकर पार्टी की आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके घर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और आम लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इस बीच अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच हुए विवाद ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें दीपके पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, तीखी बहस कर रहे हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि उनके घर मिलने वाले आम लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है और उन्हें मिलने से रोका जा रहा है। वीडियो में दीपके पुलिस अधिकारी से सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये तय करने का अधिकार उनका है। उन्होंने पुलिस अधिकारी से उनका विभाग, पद और तैनाती की जानकारी भी मांगी। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। अब इस विवाद के बीच अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि दीपकों को दी गई पुलिस सुरक्षा को फौरन हटा लिया जाए, यानी इसको वापस लिया जाए। संगठन का आरोप है कि दीपके ने एक पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही संगठन ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर दीपके की सुरक्षा वापस नहीं ली गई तो वो आंदोलन करेंगे। इस मांग के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है और अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। दरअसल जंतर मंतर कांड के बाद दीपके के घर पर समर्थकों यानी कि उनके चेले चपाटों का आने का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ लगी रहती है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन दीपके का आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर लोगों से मिलने में बाधा डाली जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि अब पुलिस और प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई नया कदम उठाएंगे या फिर अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल ये मामला महाराष्ट्र की सियासत में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। फडणवीस सरकार ने ऐसे पब्लिकेशन और लिटरेचर पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिन पर आरोप है कि वो लोगों को गुमराह करने यानी युवाओं का ब्रेन वॉश करने, कट्टरपंथी सोच फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे पब्लिकेशन हाउस और उनसे जुड़े नेटवर्क पर नजर बढ़ा दी है। अभी फडणवीस सरकार की तरफ से 114 ऐसे कट्टरपंथी पब्लिकेशन और उनसे जुड़ी सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अब उन जगहों की जांच कर रही है जहां से इस तरह की किताबें, पत्रिकाएं और दूसरी पढ़ने वाली सामग्री बांटी जा रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि इस कदम का मकसद किसी विचारधारा पर रोक लगाना नहीं, बल्कि ऐसी सामग्री को रोकना है जो वायलेंस, आतंकवाद या देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का
काम करती है। महाराष्ट्र पुलिस की जांच सिर्फ प्रिंटेड सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया या डार्क नेट के जरिए ये संदिग्ध सामग्री हासिल करते हैं और युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कट्टरपंथी लिटरेचर, आतंकी संगठनों की विचारधारा और हिंसक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर उन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है जिनमें लोग आतंकी हमलों की साजिश, विस्फोटक बनाने या वायलेंस या दंगा फैलाने की चीजों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऐसे नेटवर्क पर वक्त रहते पहचान और उनको रोकने के लिए लगातार एक्शन में है। महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार का मानना है कि युवाओं को कट्टरपंथी सोच से बचना जरूरी है ताकि कोई भी संगठन उन्हें गलत रास्ते पर ना ले जा सके। हालांकि सरकार के इस फैसले पर नजर रखने वालों का साफ कहना है कि कार्रवाई करते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी निर्दोष शख्स या जो कानूनी पब्लिकेशन से वैध प्रकाशन के खिलाफ गलत कार्रवाई ना हो। प्रशासन का साफ कहना है कि पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने ऐसे सभी नेटवर्क पर निगरानी यानी मॉनिटरिंग बढ़ा दी और आने वाले दिनों में इस मामले में और ज्यादा कार्रवाई हो सकती है। और खबरों के आखिर में बात करेंगे बारामती विमान हादसे की। महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे पर एक बार फिर विमान हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रेनिंग विमान जो था वो लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेनिंग विमान लैंडिंग कर रहा था। अचानक विमान का बैलेंस बिगड़ गया और वो रनवे से बाहर चला गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से हादसे का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें घटनास्थल पर जुटे लोग और बचाव कार्य करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल विमान में कितने लोग सवार थे और किसी को कितना नुकसान हुआ है, अभी इसकी पूरी जानकारी ठीक चीज से नहीं आई है, लेकिन इसमें कितने लोग मारे गए हैं इसका भी अभी आधिकारिक आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियां हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या लैंडिंग के दौरान हुई किसी चूक की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने हादसे पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बार बार हो रहे विमान हादसों की जांच होनी चाहिए और उससे जुड़ी एजेंसियों को सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रवीण दरेकर ने कहा कि सरकार को यह पता लगाना होगा कि इन घटनाओं के पीछे कोई तकनीकी समस्या या फिर किसी स्तर पर लापरवाही हो रही है। उन्होंने यात्रियों और पायलटों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए विमान कंपनियों और उससे जुड़े विभागों को कड़े निर्देश देने की बात कही है। बारामती एयरपोर्ट हादसे पहले भी एक बड़े विमान हादसे को लेकर चर्चा में रहा है। कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि इस हादसे में उनकी जान चली गई थी। हादसे में विमान में सवार लोगों की जान जाना लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब बारामती एयरपोर्ट की सुरक्षा, टेक्निकल व्यवस्था और संचालन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठी है। फिलहाल प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हादसे की असली वजह जो है वो सामने आ सकेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।